हेलो स्टूडेंट्स, किरण प्रकाश के भाग 9 में आपका स्वागत है। आज हम मुख्यतः जिन बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे तो उसमें सबसे पहले हम किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब बना जाएगा उसकी स्थिति कैसे करें ये हम जानेंगे। फिर उसके बाद लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब में क्या रेखीय आवर्धन होगा, वो वस्तु के सापेक्ष कितनी गुनी बड़ी या छोटी बनी है ये पता करेंगे। इसके पश्चात उदाहरण 9.7, फिर लेंस की क्षमता और उदाहरण 9.8 देखेंगे। तो सबसे पहले हम लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कैसे करें, इसके बारे में हमें वस्तु से आने वाली कुछ विशिष्ट किरणों के मार्ग के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। ये बात हमें क्लास 10 से भी मालूम है, लेकिन फिर से हम उसको रिवाइज कर सकते हैं कि किसी वस्तु के प्रत्येक बिंदु से असंख्य किरणें आ सकती हैं और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजरती है, और जो किरण प्रकाशिक केंद्र C से गुजरती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, और जो किरण प्रथम फोकस F से होकर आती है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ 3 किरणों के बारे में हमने बताया कि समांतर आएगी तो द्वितीय फोकस से जाएगी, अगर प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, और अगर प्रथम फोकस से आएगी तो लेंस अपवर्तन के पश्चात समांतर होगी। एक ही बिंदु से आने वाली ये तीनों किरणें लेंस अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, अर्थात अगर वस्तु एक बिंदु वस्तु के रूप में तीर का सिरा हम लें तो प्रतिबिंब उसका हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो किसी भी वस्तु के किसी भी बिंदु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उस बिंदु से कम 2 किरणें लेंस से जब गुजरेंगी तो जिस बिंदु पर काटेंगी अथवा काटती हुई प्रतीत होंगी वहीं प्रतिबिंब बनेगी। अगर वास्तविकता में काट रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और काटते हुए प्रतीत होंगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जैसा कि चित्र बी में अवतल लेंस के लिए आपको दिखाया गया है, जिसे हमने बगल में दूसरा चित्र बना के स्पष्टता दिखाया है कि जो समांतर किरण आ रही है वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, और जो प्रकाशिक केंद्र C से किरण गुजरेगी वो अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएगी। तो ये दोनों किरणें अपवर्तन के पश्चात इनके बीच की दूरी बढ़ती चली जा रही है, इसे वास्तविकता में नहीं काटेंगी। इन दोनों किरणों को जब हमने पीछे की ओर बढ़ाया तो ये आपको काटते हुए प्रतीत हो रही है, तो यहाँ वस्तु का आभासी प्रतिबिंब आपको बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उत्तल लेंस से वास्तविक प्रतिबिंब बना था और अवतल लेंस से आभासी प्रतिबिंब बना है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी उसके हिसाब से हम प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करते हैं। तो ये हम क्लास 10 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उत्तल लेंस की विभिन्न स्थितियों में वस्तु कहाँ रखी होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ये हम लोग जानते हैं और आपको इसकी जानकारी होना आवश्यक है। तो हम लोग ने ये देख लिया कि प्रतिबिंब बनाने के लिए जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है उससे कम 2 किरणें जब लेंस से गुजरेंगी तो गुजरने के पश्चात जहाँ वास्तविकता में काटेंगी वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब, और जहाँ काटते हुए प्रतीत होगी वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो अब अगले पृष्ठ पे आते हैं, तो लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात करेंगे। तो रेखीय आवर्धन हम दर्पण पे भी पढ़े थे। रेखीय आवर्धन लेंस में ही है, सूत्र बेसिक सूत्र वही है कि किसी भी लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की साइज और वस्तु की साइज के अनुपात को रेखीय आवर्धन M कहते हैं।
जैसा कि चित्र में आपको प्रतिबिंब के साइज h' से निरूपित है और वस्तु की साइज h से निरूपित है, तो इनके अनुपात को हमने h' के अनुसार रेखीय आवर्धन समीकरण 1 में लिख लिया। अब चित्र में उत्तल लेंस दिख रहा है, तो उत्तल लेंस के लिए देखिए आवर्धन का सूत्र v और u यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के रूप में लिखेंगे। तो हम त्रिभुज CII' और त्रिभुज COO' में देखेंगे। तो चित्र में आप पहले देखिए कि त्रिभुज CII' आपको दिखाया जा रहा है और त्रिभुज COO' भी आपको प्रदर्शित है। इन त्रिभुज को ध्यान से देखेंगे तो ये त्रिभुज समरूप है। तो समरूपता का जब नियम लगाएंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो CI बटा CO का मान II' बटा OO' के बराबर होगा। CI आपका प्रतिबिंब की लंबाई है जो कि मुख्य अक्ष से नीचे ली गई, इसे ऋणात्मक चिन्ह के साथ यहाँ पे लिया गया है, और वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर इसे धनात्मक चिन्ह के साथ है। इसी तरह प्रतिबिंब की दूरी किरण की दिशा में है, इसके धनात्मक चिन्ह के साथ है। तो वस्तु की दूरी किरण की विपरीत दिशा में नापी गई है, इसलिए ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ है। तो इस प्रकार हमें h' का मान v/u प्राप्त हुआ। समीकरण 1 से h' का मान रेखीय आवर्धन के बराबर है, तो 1 और 2 को मिला देंगे तो रेखीय आवर्धन का मान v/u प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम अवतल लेंस के लिए भी सूत्र इंगित करेंगे तो वो भी v/u आएगा। अगर आपको दर्पण के लिए याद है तो उत्तल और अवतल दोनों ही दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन -v/u आया था, और लेंसों के लिए चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस रेखीय आवर्धन का सूत्र v/u आता है। जब हम किसी आंकिक प्रश्न को हल करेंगे तो रेखीय आवर्धन के इस सूत्र को अप्लाई करते समय फिर से चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे। अब हम उदाहरण 9.7 को देखते हैं। इसमें यह बताया गया है कि कोई जादूगर खेल दिखाते समय 1.47 अपवर्तनांक के कांच के लेंस को किसी द्रव से भरे बर्तन में डालकर उसे अदृश्य कर देता है। तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या है और क्या यह द्रव जल हो सकता है? तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको यह सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि कोई भी लेंस द्रव में डुबोने पे तभी अदृश्य होगा जबकि द्रव का अपवर्तनांक और कांच का अपवर्तनांक एक समान हो। दोनों के अपवर्तनांक एक समान होंगे तो किरण बिना विचलित हुए निकल जाएगी, और जब किरण में विचलन नहीं होगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वहां कोई वस्तु रखी है कि नहीं। वस्तु रखी होती है तो किरण विचलित होती है, परावर्तित होती है, तभी हमें समझ में आता है। तो जब यहाँ किरण का विचलन नहीं होगा, अपवर्तनांक एक ही है, तो हमें समझ ही नहीं पाएंगे कि द्रव के अंदर लेंस रखा है कि नहीं। तो इसका अर्थात अदृश्य होने के लिए द्रव का अपवर्तनांक और लेंस के पदार्थ अपवर्तनांक एक होना चाहिए। चूंकि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.47 दिया है, इसलिए द्रव का अपवर्तनांक भी 1.7 होना चाहिए। तो चित्र में ये जो द्रव का अपवर्तनांक आपको दिख रहा है, इसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होगा, तो वो लेंस हमारे लिए अदृश्य होगा और बच्चे समझेंगे कि लेंस गायब हो गया है। तो ये एक जादू है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि क्या यह द्रव जल हो सकता है? तो हमको सामान्य ज्ञान से मालूम है कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है, परंतु कांच के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.47 है, अतः ये दोनों बराबर नहीं है। तो जब इस लेंस को हम जल में डुबाएंगे तो वह जल में अदृश्य नहीं होगा। तो अब हम अगले पृष्ठ पर लेंस की क्षमता के बारे में जानेंगे। लेंस की क्षमता मीन्स पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का मीनिंग हुई कि लेंस की वो पावर, वो क्षमता जिससे वो किरण को विचलित कर सके। तो चित्र में आपको दिख रहा है कि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और ये लेंस से अपवर्तित होकर विचलित होकर डेल्टा कोण पर विचलित होकर आगे बढ़ गई। तो क्षमता की जो परिभाषा आपको दी गई है कि कोई किरण जब लेंस से एकांक दूरी पर, लेंस के मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर आती किरण जितने कोण पर
विचलित होगी उस कोण की स्पर्शज्या अर्थात टेंजेंट ऑफ दैट एंगल, उसकी स्पर्शज्या को हम लेंस की क्षमता कहेंगे। अर्थात लेंस की क्षमता P का मान विचलन कोण के tan के इक्वल होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये विचलन कोण किस किरण के लिए है? मुख्य अक्ष से एकांक दूरी पर आने वाली किरण के लिए। फिलहाल चित्र में आपको मुख्य अक्ष से h दूरी पर आती किरण के लिए चित्र दिख रहा है। इस चित्र में हमने जब देखा इस त्रिभुज में, जब इस त्रिभुज में हमने ध्यान से देखा तो दिखाई पड़ रहा tan डेल्टा का मान h/f के इक्वल दिखाई पड़ रहा है। तो चित्र से आपको दिखा tan डेल्टा इज इक्वल टू h/f, लेंस की फोकस दूरी है। तो जब हमने परिभाषा से इस h का मान एकांक कर दिया तो मुख्य से एकांक दूरी पर जब किरण आ रही थी तो सूत्र 1 से आपको क्या दिखा कि tan डेल्टा का मान किसके बराबर होगा? P यानी लेंस की क्षमता के बराबर होगा। यही आपने लेंस की क्षमता डिफाइन की है। तो जब ये मान हमने समीकरण 1 में रखा तो tan डेल्टा की जगह हमने P का मान रखा, ये बराबर h की जगह 1 का मान रखा, तो P का मान 1/f आया। यानी किसी भी लेंस की क्षमता का आंकिक मान उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। और यहाँ ये ध्यान रखना है कि अगर हम SI सिस्टम ले रहे हैं तो h आपका 1 मीटर होगा, तो फोकस दूरी को भी हम मीटर में ही लेंगे। तो जब फोकस दूरी को हम मीटर में लेंगे तो ये लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि फोकस दूरी को हम मीटर में रखेंगे। फोकस दूरी का आंकिक मान मीटर में होगा तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होगा। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होगी। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। अब हम उदाहरण 9.8 को देखते हैं। इसमें ध्यान से देखिए 3 पार्ट है। आपको फोकस दूरी 0.5 मीटर की लेंस की क्षमता पूछ रहा है, तो 0.5 मीटर आपको मीटर में दिया गया है और इसको हमने क्षमता वाले सूत्र में जब रख दिया तो आपको दिखाई पड़ा 1/0.5 और ये डायोप्टर का मात्रक हो गया। इसको हल करने पर लेंस की क्षमता +2d आई, क्योंकि ये फोकस दूरी धनात्मक थी। अब आपको किसी उभयोत्तल लेंस के 2 फलकों की वक्रता दी जाए, R1 और R2 का मान दिया है। अब हम अगले पृष्ठ पर आते हैं। तो R1 और R2 का मान हमें दिया है। फोकस दूरी आपको उत्तल लेंस है तो +12 सेंटीमीटर है। तो हम लेंस के सूत्र में जब इसका मान रखेंगे तो हम अपवर्तनांक को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उदाहरण के सेकंड पार्ट में लेंस का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 3/2 अर्थात 1.5 प्राप्त हुआ। अब उदाहरण के तीसरे पार्ट पर हम देखते हैं कि किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। जल में फोकस दूरी क्या होगी? आपको वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए कि एक उत्तल लेंस है, वायु में आपको दिखाया जाए उत्तल लेंस है, वायु में इसकी फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर है। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.33 है। जल में इसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। लेंस मेकर्स का सूत्र हम इक्वेशन 1 में दिखाई पड़ रहा है। तो जब वायु में हमने लगाया तो इक्वेशन 1 है, यही लेंस मेकर्स सूत्र जब हम जल में लगाएंगे तो इक्वेशन 2 हो जाएगा। जब हम 1/2 समीकरण विकसित करेंगे तो ध्यान से देखेंगे FW/FA का मान NGA-1/NGW-1 आएगा। ये जो वैल्यूज गिवन है इसके हिसाब से अगर हम लिखेंगे, NGA हमें गिवन है, इसको ऐसे ही रखते हैं, लेकिन NGW गिवन नहीं था तो इसको हमने NGA/NWA लिख लिया। और दी गई मान को जब हमने इसमें रखा और हल करेंगे तो जल में फोकस दूरी का मान 78.2 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब हम
आज क्या हमने पढ़ा, इसकी समरी जान लीजिए। हमने सबसे पहले ये जाना कि किसी भी लेंस से जब प्रतिबिंब बनेगा तो कुछ किरणों के विशेष मार्ग जाने कि समांतर किरण आएगी तो द्वितीय फोकस से जाएगी, किरण प्रकाशिक केंद्र से जाएगी तो बिना विचलित हुए चली जाएगी, प्रथम फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। रेखीय आवर्धन का सूत्र हमने जाना, h' यानी प्रतिबिंब की साइज बटा वस्तु की साइज, और यही हमें प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी के अनुपात के रूप में हल किया। उदाहरण 9.7 और उसके बाद लेंस की क्षमता का मान फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। जब भी फोकस दूरी का मान मीटर में लिया जाए तो लेंस की क्षमता का मान तक डायोप्टर होगा। उदाहरण 9.8 में हमने 3 पार्ट में देखा। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त हुई। अगली कक्षा में हम मुख्यतः संपर्क में रखे लेंसों की प्रभावी फोकस दूरी पढ़ेंगे और उदाहरण 9.9 को हल करेंगे। इस प्रकार आज हम यही कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।